अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक के बारे में। उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज़ कैन द सबाल्टर्न स्पीक, उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक 1942 को कलकत्ता, इंडिया में पैदा हुई। शी इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पोस्ट कॉलोनियल इंटेलेक्चुअल्स, और ये पोस्ट कॉलोनियल थेरिस्ट भी हैं। ये रेफ़र करती हैं, शी रेफर्ड हरसेल्फ एज अ प्रैक्टिकल मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट एंड डीकंस्ट्रक्शनिस्ट। जो हम वर्क पढ़ने जा रहे हैं कैन द सबाल्टर्न स्पीक, उसके अंदर हम देखेंगे कि वो इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करती हैं, इन तीनों थेरीज़ के बारे में, फ़िलोसफ़ीज़ के बारे में बात करती हैं, मार्क्सिज़्म की बात करती हैं। इसके अलावा वो फेमिनिस्ट की बात करती हैं, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज़्म की, और डीकंस्ट्रक्शनिज़्म की भी बात करती हैं जब वो ऑफ ग्रामेटोलॉजी को डिफ़ाइन करती हैं। तो आफ्टर डिफाइनिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कैन द सबाल्टर्न स्पीक, हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें पता लग सके कि वो क्यों कहती है दैट शी इज़ अ प्रैक्टिकल मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट एंड डीकंस्ट्रक्शनिस्ट। शी आल्सो डिस्क्राइब्ड हरसेल्फ एज अ पैरा डिसिप्लिनरी एथिकल फिलोसोफर। और इसके अलावा इन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बीए और एमए की एजुकेशन हासिल की, और लॉवा यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया भी। ये बहुत फेमस है अपने दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स के लिए, जिनमें से पहला है कैन द सबाल्टर्न स्पीक, जिसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं, और दूसरा है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। बेसिकली दूसरी ट्रांसलेशन है जैक्विस डेरिडा के वर्क की। ऑफ ग्रामेटोलॉजी जैक्विस डेरिडा का वर्क है। इन्होंने गायत्री स्पिवक ने 2 मरतबा जैक्विस डेरिडा के वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जिसके अंदर वो डीकंस्ट्रक्शन को की बात यानी जो जैक्विस डेरिडा है वो डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। एंड हम देखते हैं कि जब गायत्री स्पिवक ने इसे ट्रांसलेट किया तो इसके जो कॉन्सेप्ट है डीकंस्ट्रक्शन के, तो इन्हीं डीकंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट को वो अपने वर्क के अंदर सबाल्टर्न स्पीक में भी लेके आती हैं। तो वो हम नेक्स्ट देखेंगे। गायत्री स्पिवक का जो वर्क है कैन द सबाल्टर्न स्पीक, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1985 इन अ जर्नल अंडर द नेम ऑफ वेज। फिर इस उस जर्नल में इसको जो पब्लिश करवाया गया था वो इस नाम से पब्लिश करवाया गया था, कैन द सबाल्टर्न स्पीक स्पेकुलेशन ऑन विडो सेक्रीफाइस। देन 1988 में इसे कैन द सबाल्टर्न स्पीक के नाम से रीप्रिंट करवाया गया। हम देखते हैं ये जो सबाल्टर्न की टर्म है मोस्टली गायत्री स्पिवक के साथ रिलेट की जाती है। जब हम इसे गूगल भी करें व्हाट इज़ सबाल्टर्न, तो गायत्री स्पिवक के हमारे सामने आती है। लेकिन जब हम इसका ओरिजिन देखते हैं, ये जो टर्म है सबाल्टर्न, इसको फर्स्टली यूज़ किया था अर्ली 20th सेंचुरी इटालियन मार्क्सिस्ट ने। उसका नाम था एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी ने बेसिकली सबाल्टर्न की टर्म उन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ की थी हु वर सबऑर्डिनेटेड टू द हेजिमोनिक ग्रुप ऑफ क्लासेस। ठीक है, ग्रुप और क्लासेस। तो हेजिमोनी यानी लोअर वर्किंग क्लास में अंडर द हेजिमोनिक ग्रुप ऑफ अपर वर्किंग क्लास, तो उनके लिए उन्होंने यूज़ की थी। तो हम देखते हैं कि जो ये टर्म फर्स्टली ग्राम्सी ने यूज़ की थी, देन हम देखते हैं ये गायत्री स्पिवक भी अपने वर्क्स के अंदर सबाल्टर्न की टर्म का यूज़ करती है। जो टाइटल है वो इस पे बेस करता है कैन द सबाल्टर्न स्पीक। तो हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट डज द मीन ऑफ सबाल्टर्न अकॉर्डिंग टू गायत्री स्पिवक। बेसिकली सबाल्टर्न हम कह सकते हैं, जो सबाल्टर्न होते हैं वो पीपल होते हैं हु आर नॉट एलीट लैंडलॉर्ड्स और पीसेंट्स। यानी एलीट पर्सन लैंडलॉर्ड क्लास से बिलोंग नहीं करते, बल्कि वो लोअर वर्किंग क्लास, मार्जिनलाइज्ड पीपल, ऐसे पीपल जिनकी वॉइस अनहर्ड है या वो जो वॉइसलेस हैं। ठीक है, ऐसे लोग जिनके पास पावर्स नहीं है। ठीक है, वो लोग जो सफ़र्ड हुए हैं फ्रॉम द एपिस्टेमिक वॉयलेंस के अंदर। ठीक है, तो ऐसे लोग को, वीक पीपल को, लोअर वर्किंग क्लास पीपल को हम कहेंगे सबाल्टर्न। ठीक है, इसके अलावा गायत्री स्पिवक का ये जो वर्क है उसके अंदर जैसे ही वो वर्क स्टार्ट करती है वो गाइल स्टेलियूस और मिशेल फोको की बात करती हैं। ठीक है, लर्निंग इज़ नॉट ट्रूथ की बात करती है, सोशलाइज्ड कैपिटल एंड पावर स्ट्रक्चर की बात करती हैं अपने वर्क्स के अंदर। नेक्स्टली हम देखते हैं कि वो आइडेंटिटी इन डिफरेंशियल, जिसमें बेसिकली वो राइटर्स को लेती हैं और उनको आइडेंटिटी इन डिफरेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करती हैं। ट्रूथ इज़ कंस्ट्रक्टेड का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, deconstruction of the text according to the perspective of marginalized community and doubly colonized। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें इसके वर्क्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली इसका क्रिटिकल एनालिसिस। टेक्स्ट एनालिसिस ऑफ कैन द सबाल्टर्न स्पीक। जैसे ही ये टेक्स्ट स्टार्ट होता है तो गायत्री स्पिवक 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंच फिलोसफर्स के बारे में बात करती हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है गाइल्स डेल्यूज एंड द सेकंड वन इज़ मिशेल फोको। इन दोनों में 19 बेसिकली अगर मैं इसका स्टार्ट से बैकग्राउंड आपको बताऊं तो 1972 में एक कन्वर्सेशन हुई थी बिटवीन टू ग्रुप ऑफ पीपल, और वी कैन से दैट बिटवीन मल्टीपल पीपल। तो
वो जो कन्वर्सेशन है 1972 की, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स थे या हम कह सकते हैं फिलोसफर थे, वो थे गाइस डेल्यूज एंड मिशेल फोको। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और जो गायत्री स्पिविक है, अपनी जो कैन द सबाल्टर्न स्पीक है, उसका स्टार्ट ही इन दोनों की कन्वर्सेशन में हुए जिन चीज़ों पे इम्फेसाइज किया गया उन पॉइंट्स को उठा के करती हैं। वो बताती हैं कि कन्वर्सेशन बिटवीन गाइस डेल्यूज और मिशेल फोको के दरमियान क्या थी, उनका बेसिकली एम्फेसाइज़ क्या था। वो इन दोनों को, यानी ये जो दोनों फ्रेंच फिलोसोफर्स हैं, इन दोनों को कहती हैं टू एक्टिविस्ट फिलोसोफर्स, ठीक है? इन्हें इन नाम से पुकारा जाता है। और इसके अलावा वो बताती हैं कि इनकी जो कन्वर्सेशन थी बेसिकली एम्फेसाइज़ करती थी इन टू वी कैन से दैट इन टू स्टेटमेंट्स या इन अ नटशेल 2 पॉइंट्स। इसमें से वो फर्स्ट वन डिफाइन करती है, द नेटवर्क ऑफ पावर डिज़ायर एंड इंटरेस्ट आर सो हेट्रोजीनस। यहाँ पावर, डिज़ायर एंड इंटरेस्ट के दरमियान आप कोमा लगा लीजिएगा, ठीक है? ये सेपरेट है। पहला उनका कन्वर्सेशन किस पे एम्फेसाइज करती थी, द नेटवर्क ऑफ पावर, डिज़ायर एंड इंटरेस्ट आर सो हेट्रोजीनस। एंड द सेकंड पॉइंट जिस पे उनकी ये जो कन्वर्सेशन है बेस करती थी, वो थी इंटेलेक्चुअल्स मस्ट अटेम्प्ट टू डिस्क्लोज एंड नो द डिस्कोर्स ऑफ सोसाइटीज अदर। यहाँ एन अब यहाँ जो सोसाइटीज़ अदर है, अदर बेसिकली रेफ़र करता है सबआल्टर्न वीक पीपल को। तो ये बताती है कि ये जो इनकी जो कन्वर्सेशन है बेसिकली बेस करती है किस पे? एक तो वो ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जो पावर है वो हेटेरोजीनस है, दूसरे नंबर पे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्हें ज़रूर डिस्क्लोज़ करना चाहिए और दे शुड हैव टू नो अबाउट द डिस्कोर्स ऑफ द सोसाइटीज़ अदर के बारे में जानना चाहिए। अब इसी के साथ-साथ पहले वो ये डिफ़ाइन करती है, दूसरे नंबर पे ये भी वो बताती हैं कि इन दोनों की ये जो कन्वर्सेशन है वो बेस करती है ऑन 2 सब्जेक्ट्स इन रेवोल्यूशन, ठीक है? जिसमें से यानी उन्होंने कन्वर्सेशन जो फ्रेम हुई थी, यानी कन्वर्सेशन में जो बेसिक बातें की गई, उनके अंदर जो फर्स्ट वन थी वो थी माओइज़्म के बारे में, ठीक है? जिसमें माओइस्ट यहाँ मैंने लिखा है। दूसरी बात थी द वर्कर्स स्ट्रगल, ठीक है? अब इन पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा। बेसिकली जो माओइज़्म है, हमने पढ़ा था कार्ल मार्क्स को, ठीक है? जब हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी, मार्क्सिज़्म को या कम्युनिज़्म को इन यूरोप पढ़ते हैं, यानी मार्क्सिज़्म की की जो थ्योरी है, जब इस यूरोप में बात की जाती है तो उसे हम कहते हैं मार्क्सिज़्म, ठीक है? इसी तरह ये जो माओइज़्म है ना, जब हम चाइना में मार्क्सिज़्म की थ्योरी की बात करते हैं तो उसे हम कहेंगे माओइज़्म, ठीक है? इसी तरह अगर हम रशिया में मार्क्सिज़्म की बात करें तो इसे लीनिनिज़्म कहा जाता है। लेकिन थोड़े से कंट्रीब्यूशन या हम कह सकते हैं जो इनके पायनियर थे माओइज़्म के, उनकी कंट्रीब्यूशन या थोड़ी-सी वो चेंजिंग करके मार्क्सिज़्म को इन चाइना लेके आए थे। एनी हाउ हम देखते हैं कि इसके अंदर गाइथिस पे भी कहती हैं कि इनकी जो कन्वर्सेशन है दैट इज़ फ्रेम्ड बाय 2 सब्जेक्ट्स इन रेवोल्यूशन, इन व्हिच द फर्स्ट वन वाज़ माओइस्ट एंड द सेकंड वन वाज़ द वर्कर्स स्ट्रगल। यहाँ मैंने कोटेशन भी लिखी है जिसके अंदर वो कहती हैं, वी आर अनएबल टू टच पावर इन एनी पॉइंट ऑफ इट्स एप्लीकेशन विदाउट फाइंडिंग आवरसेल्फ कन्फ्रंटेड बाय डिफ्यूज्ड मैस, ठीक है? तो वो कहते हैं कि हम अनएबल्ड है टू टच द पावर ऑफ एनी इन एनी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये जो पावर ऑफ अपर है वी आर अनएबल टू टच देयर पावर, ठीक है? इसका ये मीन है। तो आई होप सो कि इस स्लाइड की आपको समझ आ गई होगी। इस स्लाइड को बेसिकली डिफाइन करने का पर्पस यही था कि हम ये देख लें कि जो गायत्री स्पिविक है किस तरह स्टार्ट करती हैं मिशेल फोको से, गाइस डेल्यूज से। और बेसिकली जो मिशेल फोको ने सबाल्टर्न की तो बात कर दी। अब सबाल्टर्न क्या है, सोसाइटी में मौजूद है। अब सोसाइटी पीपल से मिलके बनती है, तो पीपल के से मिलके बनती है, ठीक है? इसलिए वहाँ पे जेंडर का रोल भी आएगा, ठीक है? इसलिए सोसाइटी चलती किससे, इकोनॉमी से, पॉलिटिक्स से चलती है, तो पॉलिटिक्स का रोल भी आएगा जिसमें हम मार्क्सिज्म को पढ़ेंगे। इकोनॉमी में भी आएगा जिसमें हर एक को इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हम वहाँ पे वर्कर की स्ट्रगल भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ मैंने लिखे हैं, ये रिलेट करते हैं सबआल्टर्न से, क्योंकि वो बात करती हैं कि जब इन दोनों ने ये पॉइंट उठा लिए, ठीक है? तो जब ये दोनों इन पॉइंट्स की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं ये दोनों इन पॉइंट्स के अंदर आइडियोलॉजी को मिस कर देते हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है? अभी आपने ये याद रखना है, ये 2 कोटेशंस हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर वो बात करती है कि जो मिशेल फोको और गाइस डेल्यूज़ का बेसिक कंसर्न क्या था इन देयर कन्वर्सेशन ऑफ 1972। और ये एमसीक्यूज़ में अच्छे से आप जब आप सबआल्टर्न को डिफाइन करो तो आप इन 2 पॉइंट्स को ज़रूर डिफाइन कीजिएगा, जिसके अंदर बेसिकली वर्किंग स्ट्रगल यानी वर्कर्स की स्ट्रगल तो सबआल्टर्न की स्ट्रगल आएगी, और माओसिस्ट जैसे कि हमारे पास क्लास डिफरेंस आ जाता है, या जैसे हमने कम्युनिज़्म और मार्क्सिज़्म में पढ़ा था।
गायत्री स्पिविक देन टॉक अबाउट गाल्स डेल्यूज। गाल्स डेल्यूज बेसिकली वो कहते हैं कि गाल्स डेल्यूज ने टू सेंसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताई थी। पहली सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन एज स्पीकिंग फॉर एज इन पॉलिटिक्स है, यानी जो रिप्रेजेंटेशन को अगर हम पॉलिटिक्स में बात करें ना तो उसका मतलब होता है किसी के लिए बोलना, स्पीकिंग फॉर। और इसी तरह रिप्रेजेंटेशन को अगर हम आर्ट और फिलोसफी में इसकी बात करें तो अकॉर्डिंग टू गाल्स डेल्यूज स्पिविक कहती हैं कि उसका मतलब होता है रिप्रेजेंट करना किसी को, ठीक है। तो इसी को 2 पॉइंट्स को लेके चलते हैं गार्ल्स डेल्यूज, ठीक है। तो अभी तो गायत्री स्पिविक उसी की बात करें तो हम इसी के स्टार्ट पे ही हैं, कैन द सबाल्टर्न स्पीक है। तो यहाँ 2 मैंने कोटेशन लिखी हैं जो बेसिकली गायत्री स्पिविक कोट करती हैं बाय गार्ल्स डेल्यूज इन हर वर्क। वो कहता है द थ्योरिटिशियन डज नॉट रिप्रेजेंट स्पीक फॉर द ऑप्रेस्ड ग्रुप, सबाल्टर्न ग्रुप, ठीक है। वो कहते हैं कि जो थेरिटिशियंस होते हैं ना, जो थेरी रिप्रेजेंट करते हैं, दे डू नॉट रिप्रेजेंट, यानी वो नहीं बोलते कि इनके लिए ऑप्रेस्ड पीपल के लिए नहीं बोलते। मैं आपको बता दूं गायत्री स्पिविक के इस वर्क के अंदर हमें देखने को मिलता है कि गायत्री स्पिविक कहीं जगह तो मिशेल फोको और गार्ल्स डेल्यूज के आइडियाज़ को अग्री करती है, लेकिन वो इनके आइडियाज़ को क्रिटिक करती हुई हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वो किस तरह हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो गार्ल्स डेल्यूज और मिशेल फोको ने जो भी कॉन्सेप्ट दिए, बेसिकली ये दोनों बात करते हैं एपिस्टेमिक वॉयलेंस के बारे में। तो एपिस्टेमिक वॉयलेंस का मतलब क्या होता है? गायत्री स्पिविक बेसिकली डिफाइन करती है कि ये जो एपिस्टेमिक वॉयलेंस दोनों गाइस डेल्यूज एंड मिशेल फोको लेके आते हैं ना, इनका मतलब होता है वॉयलेंस ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब वॉयलेंस ऑफ नॉलेज में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो अपर क्लास पीपल होते हैं, यानी जो कॉलोनाइजर होते हैं या जो अपर क्लास पीपल होते हैं, किस तरीके से वो सब आर्टन को पे वॉयलेंस करते हैं, यानी वो किस तरीके से उन्हें अपनी लैंग्वेज को उन पे इम्पोज कर देते हैं, ठीक है। एपिस्टेमिक वॉयलेंस, और ये जो गायत्री स्पिविक है शी डिसलाइक्स इट, ठीक है। अब इसी के अंदर वो डिफाइन करती है हिंदू के अंदर 18th सेंचुरी में जो हिंदू के अंदर एक लॉ था, दैट वाज सती प्रैक्टिस। अब सती प्रैक्टिस क्या होता था? जब हम देखते हैं कि जब सब कॉन्टिनेंट में आए थे इंग्लिश पीपल, तो उन वहाँ पे क्या एक लॉ था, एक सती प्रैक्टिस थी। वो उसमें क्या होता था कि जब हस्बैंड की बेसिकली वो इंडिया की बात कर रही है ना, तो जब गायत्री स्पिविक बात करती है इंडिया की, तो जब उस वक़्त क्या था कि जब कोई वाइफ़ का यानी कोई हस्बैंड किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उसकी जो चिता हम कह सकते हैं जलाई जाती है, तो उसी के साथ जो उसकी वाइफ़ को भी जला दिया जाता था। तो ये जो इंग्लिश पीपल ने आके इन्हें ख़त्म किया था। तो इन्होंने आके इसको ख़त्म किया और इन्होंने ये प्रूव किया, बेसिकली उन्होंने ये आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट किया, या ये प्रूव हम कह सकते हैं एक ट्रूथ को कंस्ट्रक्ट किया, एक कि जो इंडियन पीपल हैं वो बारबैरिक हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो गायत्री स्पिविक है एपिस्टेमिक वॉयलेंस के बाद इन चीज़ों को डिफाइन करती है। अब मैंने आपको बताया था एपिस्टेमिक वॉयलेंस कौन देता है कि गार्ल्स ल्यूस एंड मिशेल फोको, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो बात कर रहा है गार्ल्स रिव्यू, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है और इन चीज़ों की बात कर रहा है। गायत्री स्पिविक यहाँ पे इन्हें क्रिटिसाइज़ करती है कि ये जो इग्नोर कर देते हैं कि मिशेल फोको ने और गार्ल्स रिव्यूज ने इन्होंने इग्नोर कर दिया है दैट पावर प्रोड्यूसेस आइडियोलॉजी, ठीक है। और इसी को हम कह सकते हैं लाइक डिफेंड करने के लिए या वो कोट करती है, फिर बाद में जो गायत्री स्पिविक है वो गाइल्स ल्यूस के वर्क को अपने वर्क के अंदर ही उसकी कोट को ये कोट करती हैं कि जिसके अंदर वो कह रहा है कि ये जो थ्योरिटिशियंस होते हैं दे डू नॉट रिप्रेजेंट या स्पीक फॉर द ऑप्रेस्ड ग्रुप, उनके लिए नहीं बोलते, ठीक है। तो आई होप सो कि पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट गायत्री स्पिविक बेसिकली बात करती हैं इलीट क्लास पीपल के बारे में, ठीक है। वो चार्ट ये जो इलीट क्लास पीपल है ना, 4 टाइप्स की एलीट क्लास पीपल हमें इसके वर्क्स के अंदर देखने को मिलता है। पहला वो बताता है डोमिनेंट फॉरेन ग्रुप्स, सेकंड वन इज़ डोमिनेंट इंडिजिनस ग्रुप ऑन ऑल इंडिया लेवल, एट ऑल इंडिया लेवल पे जो इंडिजिनस ग्रुप है, ठीक है। फिर तीसरा है डोमिनेंट इंडिजिनस ग्रुप एट द रीजन एंड लोकल लेवल, ठीक है। फिर लास्ट वन है टर्म, यानी ये जो सब एलीट की टर्म है, एलीट पीपल की, यानी जो एलीट टर्म है, टर्म पीपल एंड सब आर्ट एंड क्लासेस हैव बीन यूज्ड एज सिनोनिम्स, यानी सिनोनिम्स का हम कह सकते हैं कि उनको सप्रेस किया जाता है बाय एलीट्स, ठीक है। तो वो ये जो 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली वो बताती है कि जो एलीट पर्सन है ना वो सब्जुगेट करते हैं सबाल्टर्न को। जो एलीट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूँ, जब हमने न्यू कॉलोनियलिज्म को पढ़ा तो हमने वहाँ क्या देखा था कि जहाँ न्यू कॉलोनियलिज्म होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो अपर क्लास पर्सन होता है वो लोअर को सप्रेस कर रहा होता है। सेम इज़ द केस विद हियर कि जो एलीट है वो सब्जुगेट करता है सबाल्टर्न को, ठीक है।
फिर हम देखते हैं यहाँ वो सब्जुगेटेड नॉलेज की भी बात करती है अपने वर्क कैन द सबाल्टर्न स्पीक के अंदर। तो ये जो टर्म है कैन द सबाल्टर्न स्पीक, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये टेक्स्ट को हम एनालाइज करें तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग किस तरह वो चीज़ों को डिफाइन करती है, हम उस तरह लेके चल रहे हैं, ठीक है। यही समझ लें कि आप सारा टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके मेन पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ रखे हैं। अब वो बात करती हैं सब्जुगेटेड नॉलेज के बारे में। अब सब्जुगेटेड नॉलेज के अंदर हम ये देखते हैं कि वो नॉलेज जो कॉलोनाइज्ड हैं उनको सप्रेस करता है, ठीक है, उनको सब्जुगेट करता है ऐसा नॉलेज, ठीक है, उसे हम कहते हैं सब्जुगेटेड नॉलेज। एपिस्टेमिक वॉयलेंस की मैंने आपके साथ बात कर ली है, ठीक है। इसको थोड़ा-सा मैं मज़ीद आपको एपिस्टेमिक वॉयलेंस की डिफ़ाइन कर दूँ, तो मैंने क्या बताया आपको, एपिस्टेमिक वॉयलेंस बेसिकली इट इज़ द वॉयलेंस ऑफ नॉलेज। अब एपिस्टीम अकर्ड थ्रू द मार्जिनलाइज़ेशन ऑफ सर्टेन वॉइसेस दैट आर विदिन वेस्टर्न डिस्कोर्स, ठीक है। दीज वॉइसेस आर ऑफ द सबाल्टर्न, यानी जो एपिस्टीम किसकी वजह से अकर होती है, ड्यू टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन वॉइसेस विद इन द वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन या वेस्टर्न डिस्कोर्स, तो वो हम कहेंगे एपिस्टेमिक वॉयलेंस, ठीक है। अब गायत्री स्पिविक जो है ना, एपिस्टेमिक वॉयलेंस को तो डिसलाइक करती हैं, वो इनको निगेट करती हैं। और इसी के साथ साथ हमें इसका एक और पॉइंट देखने को मिलता है, दैट इज़ नॉलेज इज़ नॉट इनोसेंट। अब गायत्री स्पिविक कहती हैं कि ये जो एपिस्टेमिक वॉयलेंस है ना, ये क्या लेके आता है, ये जो एपिस्टेमिक वॉयलेंस है बेसिकली ये बेस करता है यूरोसेंट्रिक एटीट्यूड्स पे। अब यूरोसेंट्रिक एटीट्यूड्स क्या होते हैं, ऐसे एटीट्यूड जिसमें वेस्ट सेंटर में होती है। तो इसमें अंदर हम यही देखते हैं ना कि वेस्ट खुद सेंटर में और सबको मार्जिनलाइज करती है थ्रू द नॉलेज, थ्रू द लैंग्वेज एंड सो ऑन। तो गायत्री स्पिविक कहती है दैट फॉर गायत्री स्पिविक एकेडमिक थिंकिंग इज़ प्रोड्यूस्ड टू सपोर्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। वो कहते हैं इस बात पे बिलीव करती है कि जो वेस्ट की एकेडमिक थिंकिंग होती है ना, वो उन्हीं के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है। और इसको वो फर्दर डिफाइन करती है कि फॉर गायत्री स्पिविक कि जो नॉलेज होती है इट इज़ लाइक एनी अदर कॉमोडिटी एक्सपोर्टेड फ्रॉम द यूरोप टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। फॉर गायत्री स्पिविक ये जो नॉलेज है ना, ठीक है, यानी ये जो एकेडमिक थिंकिंग है, ये यूरोप के लिए एक कमोडिटी है जिसे वो एक्सपोर्ट करते हैं टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल टर्म में अगर हम समझें ना, गायत्री स्पिवक कहती है कि ये जो लैंग्वेज है ना, ये ना उनके लिए स्ट्रक्चर है, वेस्ट का एक स्ट्रक्चर है, उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। और जिस तरह इकोनॉमी के में हम कमोडिटी यानी कोई भी चीज़ आगे एक्सपोर्ट करते हैं ना, इसी तरह वो अपनी लैंग्वेज को आगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में यानी वीक कंट्रीज़ में वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब उनका फ़ायदा क्या होता है? ये गायत्री स्पिवक कहती है कि जब भी आपने कोई चीज़ बनाई होती है, तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा तो होता है उसके प्रोड्यूसर को। तो इसका फ़ायदा जो होता है वेस्ट को, वो ये होता है कि वो हमारी आइडेंटिटी को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, आइडेंटिटी को स्नैच कर लेते हैं, ठीक है। वो कहती है वी डू नॉट कंस्ट्रक्ट आवर आइडेंटिटी, वी हैव देम रिटन फॉर अस, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वो निगेट करती है एपिस्टेमिक वॉयलेंस को, और फिर उससे वो आगे लेके चलती है नॉलेज इज़ नॉट इनोसेंट, ठीक है। वो कहती है कि जो नॉलेज होता है ना, वो इनोसेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी चीज़ का नॉलेज ले रहे हो तो उसके प्रोस एंड कॉन्स आपको पता होने चाहिए। और इसी के अंदर नॉलेज इज़ नॉट इनोसेंट पे वो क्रिटिसाइज़ करती है एपिस्टेमिक वॉयलेंस पे बाय डिस्क्राइबिंग द फैक्ट दैट यूरोप कंसीडर्ड their language, their knowledge as a commodity which they export to the other countries through the weaker countries, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक कोट लिखी है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू डिल्यूज एंड मिशेल फोको। गायत्री स्पिविक लिखती हैं कि मिशेल फोको डिल्यूज के मुताबिक द ओप्रेस्ड इफ गिवन द वॉइस कैन स्पीक एंड नो देयर कंडीशंस। अब ये जो टर्म है, यानी सॉरी ये कोटेशन है, गायत्री स्पिविक लिखती हैं जो बेसिकली डिल्यूज ने फोको ने कही थी। स्पिविक अब क्या करती है, अब स्पिविक कहती है कि जो उन्होंने कहा कि जो अप्रेस को अगर वॉइस दी जाए तो वो बोल सकते हैं अपनी कंडीशन, यानी जो भी उनकी कंडीशन है वो जान सकते हैं। लेकिन यहाँ स्पिविक हमें फिर निगेट करती देखने को मिलती है इनको, क्योंकि स्पिविक यहाँ कहती है कि इन दोनों ने इस बात को इग्नोर कर दिया है दैट पावर प्रोड्यूसेस आइडियोलॉजी। अगर पावर आइडियोलॉजी को प्रोड्यूस करती है, देन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि सब आर्टिस्ट स्पीक कर सकें, किस तरीके से उन्हें चांस ही किस तरह मिला जाए, ठीक है, उनसे चांस ही कैसे दिया जाए, हालांकि उनके पास कोई चांस नहीं है। अब इसके अंदर बेसिकली वो डिफाइन करती है थर्ड वर्ड को एंड थर्ड वर्ड वुमन को। थर्ड वर्ड को वो दिखाती है कि जो थर्ड वर्ड के लोग हैं ना, वो अनएबल हैं टू स्पीक फॉर देमसेल्फ, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, यानी जो पावर स्ट्रक्चर है या जो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलोनियलिज्म है, वो इन्हें प्रिवेंट करता है, यानी उन्हें बिल्कुल रोक देता है। जो सब आर्टन को वो रोकता है कि वो अपने लिए बोल सके। और इसी तरह जो थर्ड वर्ड वुमेन है, वो तो है ही डबली कॉलोनाइज, तो वो तो बोल ही नहीं सकती, ठीक है।
नेक्स्टली हम देखते हैं इसके वर्क के अंदर वो डरीडा की बात करती है, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म एंड जियोग्राफिकल डिसकंटिन्यूटी की बात करती हैं। इंटरनेशनल फेमिनिज्म की टर्म हमें इसके इस वर्क में देखने को मिलती है। अब इंटरनेशनल फेमिनिज्म के अंदर वो बात करती है द वुमन इज डबली इन शेडो। इट्स मीन कि द वुमन आर डबली कॉलोनाइज्ड। ठीक है, डबली कॉलोनाइज्ड में हम देखते हैं कि जो वुमन है वो कॉलोनियलिज्म में भी सप्रेस्ड थी, और आफ्टर द कॉलोनलिज्म या अपनी सोसाइटी में एज अ फीमेल भी उन्हें सप्रेस किया जाता है। ठीक है, दैट्स मीन दैट द वुमन इज डबली इन शेडो। अब हम बात करते हैं द रियल मार्क ऑफ जियोग्राफिकल डिसकंटिन्यूसी इज द इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। ये कोट है बेसिकली जो इसके ओरिजिनल वर्क से ली गई है, जिसमें अंदर वो कहती है कि जो द रियल मार्क ऑफ जियोग्राफिकल डिसकंटिन्यूटी का जो रियल मार्क है, रियल बेस, वो क्या है? वो है इज़ द इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। अब यहाँ इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर तो यहाँ मार्क्सिज्म आ गया। ठीक है, क्योंकि मार्क्सिज्म में इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो वहाँ दो चीज़ें हमारे पास आती है, क्लास स्ट्रगल की बात करती है, अपर और लोअर वर्किंग क्लास की बात करती है, करता है बेसिकली कार्ल मार्क्स। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो खुद बताती है कि ये जो द रियल मार्क ऑफ जियोग्राफिकल डिसकंटिन्यूटी का बेसिकली ये मकसद क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है दैट इज़ नॉट कंटिन्यूटी इन दिस बेसिकली डिवीजन, हमारे पास कोई भी कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिलती, तो इसलिए वो डिफाइन करती है जियोग्राफिकल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, देन गायत्री स्पिवक अपने वर्क के अंदर जैक्विस्ट रीडर की ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जिसको इन्होंने ट्रांसलेट भी किया था, उसकी बात करती है। उसके अंदर जो रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है बेसिकली वो उनकी बात करती है। वो कहती है कि जिस तरह जैक्विस्ट रीडर ने कहा था कि जो टेक्स्ट को री रीड किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द रीडर, ठीक है, इसी तरह वो कहती है कि द टेक्स्ट शुड बी री रीड या वी शुड डिकंस्ट्रक्ट द टेक्स्ट अगेन अकॉर्डिंग टू द सब आर्टन्स परस्पेक्टिव, कि जो टेक्स्ट को दोबारा डिकंस्ट्रक्ट करें, दोबारा पढ़ें, दोबारा रीड करें, दोबारा एनालाइज करें, बट इस टाइम आपने एनालाइज करना है अकॉर्डिंग टू द सब आर्टन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, वो इसकी बात करती है। ये जो सारे पर्सपेक्टिव मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसमें मिशेल फोको गर्ल्स वैल्यूज को वो निगेट करती है। ठीक है, उसके अलावा वो बात करती है एपिस्टेमिक वॉयलेंस के बारे में, नॉलेज इज नॉट ट्रूथ, और सत्य के बारे में बात करती है, जैसे मैंने आपको बताया। और इसके साथ-साथ ये सारे ही जैक्विस डरीडा हो गया, इंटरनेशनल फेमिनिज्म, जियोग्राफिकल डिसकंटिन्यूटी, इन सब को डिफाइन करने के बाद जो इसके टेक्स्ट का मिड आता है ना, मिड ऑफ द टेक्स्ट, हमें वो क्वेश्चन फिर अरोज करती है, कैन द सबाल्टर्न स्पीक? क्या सबाल्टर्न बोल सकते हैं? ये सब कुछ बताने के बाद वो बताती है कि अब बताएं कि सबाल्टर्न बोल सकते हैं कि नहीं। देन वो डिफाइन करती है कि वुमेन आर प्रॉब्लमैटिक, यानी जो सबाल्टर्न के अंदर बेसिकली वो वुमेन की भी बात करती है कि जो वुमेन है वो क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक है। किस तरह? एक तो वुमेन पुअर है, ठीक है, पुअर क्योंकि सबाल्टर्न की बात करें पुअर है, ब्लैक्स की बात करती हैं वुमेन, ब्लैक वुमेन की बात करिए, और दूसरे तीसरे नंबर पे वो है ही फीमेल। ठीक है, यानी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो इन थ्री वेज की सूरत में वो डिफाइन करती हैं कि बाय डिस्क्राइबिंग दिस थ्री कॉन्सेप्ट कैन नाउ द सबाल्टर्न स्पीक, कैन नाउ द वर्किंग क्लास, द लोअर वर्किंग क्लास, द वीक पीपल स्पीक डिस्पाइट एवरीथिंग, दैट द वेस्टर्नाइजेशन, द पावर स्ट्रक्चर ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन, क्या वो अभी भी बोल सकते हैं? तो इन क्वेश्चन को देन वो रेज करती है। ठीक है, फिर वो पुअर, ब्लैक और फीमेल की बात करती है कि इन थ्री वेज की बिना पर भी क्या वुमेन जो प्रॉब्लमेटिक होती हैं वो बोल सकती हैं। और इसी तरह जब वो इन को बात करती है तो वो गुहा, GUHA, इसे नोट कर लीजिए। गुहा जो राइटर है वो डिफाइन करता है आइडेंटिटी इन डिफरेंशियल। ठीक है, उसके अंदर वो बताती है कि किस तरीके से ब्राउन वुमेन इन मार्क्सिज्म या वेस्टर्न फेमिनिज्म के अंदर वुमेन किस तरीके से डिफरेंट है दूसरे से, उनकी आइडेंटिटी किस तरह डिफरेंट है। ठीक है, तो वो इनकी भी बात करती है जब वो उनको बताती है कि कैन द सबाल्टर्न स्पीक। अब हमने बात की कि सबाल्टर्न स्पीक क्या बोल सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास देखने को मिलता है जो इसी क्वेश्चन को लेके चलता है आगे, दैट इज़ ट्रूथ इज़ कंस्ट्रक्टेड। जो मैंने आपके साथ अभी बताया है कि जो किस तरह सती प्रैक्टिस को उन्होंने ख़त्म किया और उन्होंने इस बात को कंस्ट्रक्ट किया, ये अपने अकॉर्डिंग इस बात की, इस ट्रूथ को कंस्ट्रक्ट किया दैट इंडियंस आर बारबैरिक। ठीक है, और इसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे वो एक कोट भी करती है कि जो इंग्लिश पीपल वो ये कहते हैं कि वाइट मैन सेव्ड ब्राउन वुमन फ्रॉम ब्राउन मैन, कि जो वाइट मैन ने ब्राउन वुमन को ब्राउन मैन से ही आके सेव किया था। ठीक है, और इसी तरह जब वो कैन द सबाल्टर्न स्पीक की बात कर रही होती हैं गायत्री स्पिविक, तो वो एक बेसिकली एक ऑर्डिनरी वुमन थी जिनका नाम था भुवनेश्वरी। ठीक है, ये इंडियन नाम है बेसिकली। तो आप अगर देखना चाहें तो आपको स्पेलिंग बता देती हूँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, BHUBANESWARY। ये जो हिंदी यानी बोलने वाले हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है तो वो इसे अच्छे से समझेंगे।
एनी हाउ हम देखते हैं वो एक ऑर्डिनरी वुमन थी जिन्हें फोर्स किया गया था कि वो पार्टिसिपेट करें इन एन एसोसिएशन, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया था और फिर बाद में ये रिजेक्ट कर दिया गया और फिर बाद में हम कह सकते हैं कि उसकी डेथ हो गई। और ये अफवाह बाय द वेस्ट फैलाई गई कि इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, और इसके और सुसाइड को भी मिस इंटरप्रेट किया गया बाय सेइंग दैट द कोज ऑफ हर सुसाइड वाज हर फेलियर ऑफ लव। ठीक है, तो इसका फेलियर लव, जबकि हम देखते हैं कि जो बाद में इसकी इनकी फैमिली ने, यानी इसी वुमेन की फैमिली में बिल्कुल सही तौर पे बताया कि उनकी जो स्टोरी बताई वो टोटली डिफरेंट थी फ्रॉम द कंस्ट्रक्टेड स्टोरी ऑफ द वेस्ट। तो ये भी वो कहती है कि अब भी क्या वुमेन सबाल्टर्न स्पीक कर सकते हैं कि जो सारा निज़ाम है, सारी नॉलेज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं। हालाँकि जो वेस्ट ने जो ऑर्डिनरी वुमन जिसने सुसाइड की थी उसको मिस इंटरप्रेट किया, ठीक है? उसको फ़ॉल्सली तौर पे उसकी आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट कर दिया, यानी उसकी उसके ट्रूथ को अपने तौर पे कंस्ट्रक्ट कर दिया दुनिया के लिए, ठीक है? जबकि असल ट्रूथ क्या था, वो उसकी प्रोटेस्ट था, उसके प्रोटेस्ट को उसका फेलियर ऑफ लव दिखाया गया बाय द वेस्ट, ठीक है? तो इस तरह डिफाइन करती हैं गायत्री स्पिवाक के देन नाउ कैन द सबाल्टर्न स्पीक, क्या अभी वो बोल सकते हैं? अब यहाँ पे मैंने एक कोट लिखी है जो गायत्री स्पिवाक की कैन द सबाल्टर्न स्पीक की सबसे लास्ट वाली यानी पैराग्राफ की कोट है उसके टेक्स्ट की। वो कहते हैं द सबाल्टर्न कैन नॉट स्पीक, देयर इज नो virtue इन ग्लोबल लॉन्ड्री लिस्ट विद वुमेन एज अ पीएस आइटम। सबाल्टर्न नहीं बोल सकते, वो खुद कहती है। अब सबाल्टर्न क्यों नहीं बोल सकते? मैंने आपके साथ अभी जो पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं उसमें से इन अ नटशेल यहाँ मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं जो गायत्री स्पिवाक खुद कहती है, और जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन लास्ट में अरोज करती है कैन द सबाल्टर्न स्पीक और व्हाई द सबाल्टर्न कैन नॉट स्पीक के नाम से मैंने यहाँ पे एक यानी क्वेश्चन रखा है। तो उसको मैं बताती हूँ कि वो लास्ट में क्यों कहती है कैन द सबाल्टर्न स्पीक या सबाल्टर्न कैन नॉट स्पीक, वो लास्ट पे ये कहती है। एनी हाउ 3 रीज़न है। सबसे पहला तो ये द पावर स्ट्रक्चर आइडियोलॉजी, पहला पॉइंट हमारा क्या है, द पावर स्ट्रक्चर आइडियोलॉजी। गायत्री स्पिवाक ये कहती है जैसे कि वो क्रिटिसाइज करती थी कार्ल ल्यूइस को और मिशेल फोको को बाय सेइंग दैट पावर प्रोड्यूसेस आइडियोलॉजी। तो वो यही कहती है कि जब हमारे पास पावर स्ट्रक्चर या आइडियोलॉजी पहले ही पावर स्ट्रक्चर जो है वो पावर पे बेस करते हैं, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट सबाल्टर्न कैन स्पीक, ठीक है? एक तो रीज़न ये हो गई कि सबाल्टर्न कैन नॉट स्पीक। दूसरे नंबर पे फीमेल की जैसे बात करती है सती प्रैक्टिस में उन्होंने ट्रूथ को कंस्ट्रक्ट कर दिया, फिर एक जो हिंदू वुमन थी जिसके बारे में उन्होंने गलत अफवाहें फैला दी, मिस इंटरप्रेट कर दिया गया, ठीक है? फिर इस तरह डबली कॉलोनाइज्ड जो वुमन है वो किस तरह बोल सकती है जब वुमन ही डबली कॉलोनाइज्ड है, उनकी आइडेंटिटी को भी वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तीसरे नंबर पे वो बात करते हैं कि जो नॉलेज है वो इनोसेंट नहीं है, ठीक है? यानी नॉलेज को वो अपनी लैंग्वेज को इम्पोज़ करते हैं सब आर्टन पे, और एज़ अ कमोडिटी वो एक्सपोर्ट करते हैं सब आर्टन की तरफ, जिसकी वजह से वो सब आर्टन की आइडेंटिटी को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये पॉसिबल तो नहीं है सब आर्टिस्ट स्पीक कर सकते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं, ये जो कोटेशन मैंने अभी आपके साथ शेयर की थी, दैट इज़ द सबाल्टर्न कैन नॉट स्पीक, तो इसको ये पॉइंट जस्टिफाइड है, ठीक है? एनी हाउ हम देखते हैं कि ये जो कैन द सबाल्टर्न स्पीक है इन अ नटशेल मैं आपके साथ डिफाइन करूं तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जिसके अंदर हमने बात की है मिशेल फोको एंड कार्ल ल्यूइस की, वो किन की बात करते हैं, एपिस्टेमिक वायलेंस की बात करते हैं, ठीक है? आइडेंटिटी इन डिफरेंशियल ट्रूथ कंस्ट्रक्शन, ठीक है? इसके अलावा द सुसाइड ऑफ द ऑर्डिनरी वुमेन ऑफ हिंदू, ठीक है? सती प्रैक्टिस के बारे में, सबाल्टर्न कौन होते हैं, इस टर्म को किसने कॉइन किया था, रिप्रेजेंटेशन में गायत्री स्पिवाक क्या बयान करती हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल फेमिनिज्म में क्या था हमारे पास, एंड सो ऑन। और इसके अलावा डीकंस्ट्रक्शन की, वो किस तरह डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेक्स्ट की बात करती हैं गायत्री स्पिवाक, वो सारे ही पॉइंट आएंगे, ठीक है? तो इन ब्रीफली या इन नटशेल में आपके साथ जब हम कह सकते हैं समरी या छोटा सा खुलासा आपके साथ शेयर करूं इस पूरे टेक्स्ट का, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हमें उसमें देखने को मिलते हैं। इसके टेक्स्ट के अंदर वो पोस्ट कलोनियलिज्म की बात करती है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट कलोनियल फेमिनिज्म। इन चारों ही पॉइंट्स को वो लेके चलती हैं, सारों की बात करती है। जैसे हमने पोस्ट कलोनियलिज्म में पढ़ा, वो पोस्ट कलोनियलिज्म की बात करें, कॉलोनाइज्ड और कॉलोनाइज़र की बात करें, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में वो डेरिडा की बात कर रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म की वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा पोस्ट कलोनियल फेमिनिज्म वुमेन की डबली कॉलोनाइजेशन की बात कर रही है। वो वेस्ट की, यूएस की, इंडियन अमेरिकन्स की बात करती हैं। मिशेल फोको गाइल्स ल्यूइस के कॉन्सेप्ट एपिस्टेमिक सब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिव वॉयलेंस की बात करती हैं। एल्थ्यूजर के मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। डेरिडा की ऑफ ग्रामेटोलॉजी, सिगमंड फ्रॉइड की वो बात करती है कि
जो सिगमंड फ्राइड है ना, वो उसकी भी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की सूरत में या उसके अलावा किस तरीके जो कॉलोनाइज्ड के माइंड को सेट किया जाता है, ठीक है? इन सारी चीज़ों की बात करती है और टेरी गल्टन की भी बात करती हैं। एनी हाउ हमने देखा है कि गायत्री स्पिवक का ये जो वर्क था कैन द सबाल्टर्न स्पीक, इसके अंदर हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को देखा है, हमने उसे अच्छे से समझने की कोशिश की है। आई होप सो कि ये सारे सब्जेक्ट आपको ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट पॉइंट इज़ दैट कि जो सब आल्टन है ना, गायत्री स्पिवक सब आर्टन को, ये जो उनकी साइलेंस्ड वॉइस है उनको सेंटर में ला के बात करती है, ठीक है? सब आर्टन को वो सेंटर में ला के बात करती है, वो साइलेंस्ड सेंटर का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है कि वो जो सब आर्टन है उन्हें सेंटर में ला के फिर बात करती है। बाकी अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, आवर लेडी ऑफ एलिक बट्टी, बिलवर्ड एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं जिसके अंदर जो सब आर्टन है उसे सप्रेस किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें मैंने अपना दी बेस्ट दिया है कि आपको समझ में आ जाए कैन द सबाल्टर्न स्पीक, जो गायत्री स्पिवक का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, उसमें बेसिकली है क्या, सबाल्टर्न कौन है, वो किस तरह सबाल्टर्न की बात करती है, किस तरह उन्हें डिफाइन करती है विद द मल्टीपल पर्सपेक्टिव, विद मल्टीपल थेरिस्ट एंड फिलोसफर्स। मेक श्योर कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट की समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब भी आप मेरी वीडियो को देखें तो मेक श्योर किया करें कि मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए करिए, ठीक है? और इसी के साथ-साथ मेरी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स हैं उसमें भी को भी चेक कर लीजिए करेगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो मैं अपनी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स हैं वहाँ पे पिन कर दूँगी, ठीक है? वैसे मैंने अपना दी बेस्ट दिया है आपको समझाने के लिए, आई होप सो कि सारी समझ आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।